हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया होगे और अपनी जो जेईई मेंस का जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होगे। एट द सेम टाइम जो नीट के एस्पायरेंट्स हैं वो भी अपनी तैयारी को लेकर के बहुत ही सीरियस होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये सारी चीजें करके अपनी तैयारी को बढ़ा चढ़ा करके कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए जेईई मेंस जो जनवरी अटेम्प्ट था उसके 22 जन सेकंड शिफ्ट के फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही जगह पर इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। ये वीडियो किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी जो अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर जो नीट का अटेम्प्ट देने वाले हैं और या फिर जो अभी 12th में आए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस आप लोगों ने जान ही ली होगी। जितने भी हम लोगों ने बच्चों से जाकर के रिव्यूज लिए थे वो सभी इस बात को एडमिट करते थे कि सर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जिसने करी उसका पेपर अच्छा ही हुआ है। तो इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उसकी कॉन्सेप्ट मैपिंग करना, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए पूरे के पूरे पेपर को एक ही जगह पर सॉल्व करके आप लोगों को देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरे को अच्छे से देखेंगे। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता चला जाएगा आप भी इसको सॉल्व करेंगे। पहले से ही सॉल्व कर लोगे तो कमेंट में मेरे को उसका आंसर दे दोगे, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो अच्छे से सॉल्यूशन देखोगे और अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, ये हमारा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। यहां पर इसने बोला है सिमेट्रिक थिन बायोकॉन्वेक्स लेंस हैज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो एक हमारे पास बायोकॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है बाय 2 प्लेन्स AB एंड CD, मतलब ऐसे और ऐसे, तो 4 इक्वल पार्ट बन जाएंगे। यस, ऑब्वियसली बन जाएंगे। ठीक है, इफ द पावर ऑफ ओरिजिनल लेंस, यानी कि जो लेंस है इसकी जो पावर है वो दे रखी है 4 डायोप्टर, देन द पावर ऑफ ए पार्ट ऑफ द डिवाइडेड लेंस। तो हमें पार्ट ऑफ द डिवाइडेड लेंस की पावर बतानी है। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं सर। देखिए ओरिजिनल लेंस जो है ना उसकी पावर का फॉर्मूला लिखो तो वो हो जाएगा 1/f एंड म्यू माइनस 1 एंड दिस वुड बी 2 डिवाइडेड बाई r। मैंने 2 डिवाइडेड बाई r क्यों लिखा है? अरे एक स्टेप से 1/r1 माइनस 1/r2, वहां पे r1 r2 आपस में बराबर है तो 2/r आ जाएगा, जिसकी वैल्यू इसने कितनी दी है? 4 डायोप्टर दी है। ठीक है सर, अब मेरे से पूछा है कि अब मेरे पास में जो दूसरा पार्ट जिसको डिवाइड करने के बाद जो लेंस दिखाई देगा वो कुछ इस हिसाब से दिखाई देगा। यस और नो? ठीक है, इसमें हमारे पास दिखाई दे रहा है कि सर जो r है ये तो एज इट इज है, लेकिन ये जो r2 था, R2 वो क्या हो चुका है? वो इन्फिनिटी हो चुका है, राइट? तो मैं अगर इसकी पावर लिखूंगा, इफ आई हैव टू राइट द पावर ऑफ दिस, देन आई वुड राइट P डैश इक्वल्स टू 1/f डैश एंड म्यू माइनस 1, क्योंकि मीडियम तो चेंज हो नहीं रहा, यहां 2/r की जगह सिर्फ r रह जाएगा क्योंकि R2 इन्फिनिटी बन चुका है। तो यहां पर मैं 1/r रख दूंगा, राइट? 2 नहीं रहेगा, वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/r हो जाएगा। एंड दैट इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो सिंपली हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी वैल्यू अगर आपको बतानी है तो दैट वुड बी 4d डिवाइडेड बाई 2। यस और नो? मैंने 2 से डिवाइड ही तो कर दिया है बस। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2 डायोप्टर। ठीक है, तो इसका 2 डायोप्टर यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ें, सभी को ये समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The next question कह रहा है a small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerine। एक long vertical tube है जिसके अंदर ग्लिसरीन भरा हुआ है, उसके अंदर हमने मास m की spherical ball को छोड़ दिया है। मास m की spherical ball को छोड़ दिया है। ये हमारे पास में long tube हो गई और ये हमारे पास में मास m की बॉल है जिसको इसके अंदर हमने ड्रॉप कर दिया। क्या पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल। डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन, यहां पर G का मतलब ग्लिसरीन है, राइट? या फिर मैं यहां पर डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन की जगह लिक्विड कर देता हूं। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉल। यहां पर हमने ये लिख लिया डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन यानी लिक्विड जो भरा हुआ है उसकी जो डेंसिटी है वो हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल है। देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। विस्कस फोर्स आपको बताना है, तो इस टाइम पर इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे जरा मेरे को समझ के बताइए सर। एक तो नीचे लग रहा होगा mg, ये हमेशा लगता ही लगता है। ऊपर की तरफ सर, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा बाइंड फोर्स। जब भी किसी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को हम इमर्स कराते हैं तो उसके ऊपर वो लिक्विड ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, उसे हम बाइंड फोर्स बोलते हैं, वो लग रहा होगा। और एट द सेम टाइम एक विस्कस फोर्स भी लग रहा होगा Fv, राइट? एक विस्कस फोर्स भी लग रहा है, वो भी ऊपर की तरफ ही लग रहा है। तो ये तीनों फोर्स जो हैं जो इस पर लग रहे हैं, इनका जो वेक्टर सम है दैट हैज टू बी 0 फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? तो आई कैन वेरी वेल राइट सर Fb प्लस Fv इक्वल्स टू mg। यस और नो? क्लियर है ये इक्वेशन? ठीक है, तो यहां से आप जो है विस्कस फोर्स की वैल्यू निकालोगे। लेट मी चेंज द कलर, इट वुड बी mg माइनस Fb। ये
ये बाइंड फोर्स जो है ये आपको पता करना चाहिए कि बाइंड फोर्स जो है वो हम कैसे लिखें। तो बाइंड फोर्स हमें सीधा सीधा पता है सर, इट इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड को मैं कैसे लिख सकता हूं सर, m इंटू जी, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई जी। और मास को मैं कैसे लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटू जी, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड किसके बराबर है सर, हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉल, हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉल। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉल के बराबर ही होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉल के बराबर होगा, और इंटू जी, यस और नो। नाउ टेल मी, अब देखिए ये जो हमारे पास में है डेंसिटी ऑफ द बॉल मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द बॉल, ये क्या बन जाएगा, ये मास ऑफ द बॉल बन जाएगा। यानी कि मेरे पास ये आएगा हाफ ऑफ मास m इंटू जी। ये मेरे पास क्या है, बाइंड फोर्स की वैल्यू आई। तो यहां से सीधा सीधा आप बोलिएगा कि सर विस्कस फोर्स इज mg माइनस mg बाई 2 विच इज mg बाई 2, mg बाई 2। तो mg बाई 2 क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार देख लीजिए आपको अगर किसी कोई भी डाउट हो। आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट इज आस्किंग इज, इसने हमारे पास में दे रखा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी का अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल जो परसेंटेज एरर है वो आपसे पूछा गया है। कैसे, जब हमारे पास वायर जो है, जो गिवन वायर है उसका मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, लेंथ दे रखी है, एट द सेम टाइम उनमें पॉसिबल एरर्स भी बता रखे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब ये जो वायर है जिसका मास दिया, जिसका लेंथ दिया, जिसकी रेडियस दी, इसकी डेंसिटी का फॉर्मूला तो लिखो, तो आप कहोगे सर डेंसिटी होती है क्या सर, डेंसिटी होती है हमारे पास में मास पर यूनिट वॉल्यूम। यस बिल्कुल ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पर क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। तो एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये मेरे पास में डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा। अब जरा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है। तो यहां पर मैं डी रो या फिर डी रो अपॉन रो एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसको जरा डिफरेंशिएट कीजिए। जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट आई वुड गेट इज डी एम अपॉन एम प्लस मैक्सिमम एरर निकालना है तो सारी चीजें ऐड होती चली जाएंगी। यहां पर आर स्क्वायर है तो 2 डेल्टा आर अपॉन, यहां पर आप इसको आई थिंक इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर लगेगा आपको। मैं इसको डेल्टा रो अपॉन रो, राइट, ये हमारे पास में एरर के लिए बताता है, इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया इसको। मैक्सिमम पॉसिबल एरर जानने के लिए हम सारी चीजें प्लस के साथ करते हैं, इवन इफ दीज आर एंड एल आर इन द डिनोमिनेटर। तो यहां पर डेल्टा रो अपॉन रो ये आपको फाइंड आउट करना है, और साथ में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, ये वैल्यू चाहिए, तो दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आपके पास में एम अपॉन एम यहां पर दे रखा है मास, तो यहां पर हमारे पास में डेल्टा एम जो है वो 0.003 डिवाइडेड बाई मास कितना है 0.6 प्लस डेल्टा आर अपॉन आर 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर रेडियस, रेडियस है सर 0.01 डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस 0.5 प्लस यहां पे डेल्टा एल अपॉन एल पूछा है, डेल्टा एल कितना है 0.05 डिवाइडेड बाई लेंथ में हमारे पास है 10, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज 5। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में 5 आंसर आएगा। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर डेल्टा रो अपॉन रो डेंसिटी के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर आई उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। आप इसे सॉल्व करके देखिए, मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो दिस इज गोइंग टू बी 5, राइट। सिंपल था, यहां पर भी कोई ज्यादा मुश्किल इसके अंदर थी नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट इज आस्किंग इज अ सीरीज एलसीआर सर्किट जो है इट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ ई, ठीक है। द करंट एम्पलीट्यूड एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज आई नॉट। करंट एम्पलीट्यूड एट द रेजोनेंट, कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उस पर जो करंट दे रखा है वो आई नॉट दे रखा है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। इफ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस विल बी। उसी टाइम पर आपको करंट का एम्पलीट्यूड बताना है। तो सर कोई भी दिक्कत नहीं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि हमारा काम और आसान हो जाएगा। इसने कहा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो करंट एम्पलीट्यूड है वो आई नॉट है, कब? जब उसका रेजिस्टेंस आर है। तो मैं क्या यहां से लिख सकता हूं दैट आई नॉट इक्वल्स टू व्हाट इज द ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंस के केस में हमारे पास में ये सिंपली करंट एम्पलीट्यूड, करंट की जो वैल्यू होती है वो ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस होती है। क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में हमारे पास एक कंडीशन होती है, आपको पता होना चाहिए दैट ये जो हमारा एक्सएल होता है और एक्ससी ये आपस में बराबर हो जाते हैं, हाँ या ना? रिएक्टिव इंपेडेंस एंड कैपेसिटिव इंपेडेंस ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, राइट? तो यहां से अब उसने पूछ दिया, तो बहुत आसान है भाई। तो यहां पे आई डैश पूछा है, कब? जब रेजिस्टेंस को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही डबल कर दिया गया, यानी E अपॉन 2R। तो इसकी वैल्यू यहां से आपको दिखाई दे जाएगी दैट आई नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। तो आई डैश आई नॉट अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फॉर अ शॉर्ट डाइपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन O, द डाइपोल मोमेंट P इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ओके, यहां पर एक शॉर्ट डाइपोल हमने पॉइंट O पर रखा हुआ है, तो ये डाइपोल मोमेंट बता रहा है कि इस तरफ दे रखा है अलोंग द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। If the electric potential at electric field at A are V naught and E naught, यानी ये जो पॉइंट A बताया हुआ है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E naught है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज E naught एंड V naught जो पोटेंशियल है वो V naught है। ओके, रिस्पेक्टिवली देन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्टिवली एट पॉइंट B, इस पॉइंट पर जिसकी की डिस्टेंस 2r है। देखिए जिस पॉइंट की डिस्टेंस r है और वो एक्सियल लाइन पर लाई कर रहा है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, पोटेंशियल V नॉट है। ओके, तो जरा पहले इसको ही लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट द एक्सियल पोजीशन क्या होती है? एक्सियल पोजीशन पर अगर मान लो कोई डाइपोल है, यहां पर लेट्स से हमारे पास में ये डाइपोल है, इसकी यहां पर हमारे पास में एक्सिस पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है सर? E इक्वल्स टू क्या होती है? 2kp अपॉन r3, हाँ या ना? ये कहां के लिए? एक्सियल पॉइंट पर है। ठीक है, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है सर? पोटेंशियल की वैल्यू होती है kp अपॉन r²। दैट्स इट। और यहीं पर इसने kp अपॉन r³ यानी r ही दे रखा है बेसिकली, और तो कुछ बोला नहीं। इसकी वैल्यू उसने बता दी कितनी? इसकी वैल्यू है सर, इसकी वैल्यू है हमारे पास E नॉट। हाउ मच इट इज E नॉट, और ये जो है हमारे पास इसी को वो बोल रहा है V नॉट। तो अब बताओ भाई, जो हमारा ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू अगर आपको जाननी है तो आप, अब हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस पर हम बात कर रहे हैं। ये कहां पर बात करी हमने? ये बात करी एक्स एक्सिस पर, यानी कि ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब हम कहां की बात कर रहे हैं? ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सभी को पता होगा दैट इट इज kp अपॉन r³, ओनली kp अपॉन r³, राइट? इसके बराबर होती है, यस और नो? तो यहां पर आपको पता है कि kp अपॉन r कितना दे रखा है? 2r के बराबर। तो 2r का क्यूब करोगे आप तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? तो कितना हो जाएगा सर? ये हमारे पास में हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 अपॉन r³। अब देखो kp अपॉन r³ की वैल्यू कितनी है? kp अपॉन r³ की वैल्यू कितनी है? यहां से हमें पता लगेगा। तो E/2 ये E नॉट है बेसिकली, ये जो है यहां पर इसने बोला E नॉट, तो kp अपॉन r³ को मैं E0/2 लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास kp अपॉन r³ इज E0/2, E0/2 और साथ में आ गया 8, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा E0/16। यस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दिस इक्वेटोरियल लाइन? सर पोटेंशियल तो जीरो हो जाता है, क्योंकि प्लस चार्ज यहां माइनस चार्ज है, लेट्स से यहां प्लस चार्ज है, तो दोनों की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो तो जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, तो E0/16 एंड जीरो। तो सबसे पहले इसने पूछा क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जीरो एंड E0/8, नो, 0 एंड E0/16, यस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियल होगा जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगा E0/16। आई होप आपने सिंपल फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लिया होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट इज आस्किंग इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस
इन फेरेड। कैपेसिटेंस के लिए करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो हम जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो उसकी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। C इक्वल्स टू क्या हो सकता है, हम C इक्वल्स टू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है, C इक्वल्स टू V अपॉन Q। यस और नो, यस यस नहीं मास्टर क्या बोल रहे हो, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। वाई, बिकॉज Q इक्वल्स टू CV, राइट, Q इक्वल्स टू CV। तो यहां से हमारे पास C इक्वल्स टू Q अपॉन V करेंगे तो दोनों तरफ जरा Q से मल्टीप्लाई कर दो तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर V इंटू Q हो जाएगा। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मैं अपने नोन क्वांटिटीज में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो C इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन W, ठीक है, C इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन W। अब जरा आपको C की डायमेंशंस निकली हैं तो C की डायमेंशन हो जाएगा यहां पर चार्ज की डायमेंशन C स्क्वायर अपॉन W। W क्या है हमारे पास, एनर्जी, वर्क इज एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है, mL2T-2। तो यहां से मेरे पास जो कैपेसिटेंस है ये देखो C चार्ज के लिए यूज किया जा रहा है, चार्ज के लिए, और इसको हम फेरेड लिख रहे हैं, राइट। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा C2 M-1 L-2 and T2, राइट। C2 M-1 L-2 T2। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, C2 M-1 L-1 T2, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। An electron is projected perpendicular to a uniform magnetic field B, moves in a circle. If the Bohr's quantization is applicable, then the radius of the electronic orbit in the first excited state. बहुत ही सिंपल, इसमें भी कुछ मुश्किल बात नहीं है। Electron is projected perpendicular to the uniform magnetic field. जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी रेडियस कैसे दी जाती है, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगता है, पता है कि नहीं पता है? तो R इक्वल्स टू होता है सर mv अपॉन qb, राइट। ये हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला है किसके लिए, जब भी इलेक्ट्रॉन को हमने उसके अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो जो रेडियस बनाता है, जो वो सर्कल पाथ लेता है, सर्कुलर पाथ की रेडियस इस फॉर्मूले से गिवन दी जाती है। अब इसने कहा बोहर्स क्वांटाइजेशन इज आल्सो एप्लीकेबल। तो बोहर क्वांटाइजेशन क्या कहता है, वो कहता है सर mvr इक्वल टू nh अपॉन 2π। यस बिल्कुल। तो यहां से मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पर mv की वैल्यू यहां पर पुट करना चाहूं, mv की वैल्यू यहां से देखो क्या हो जाएगी सर, यहां से mv इज इक्वल्स टू qb इंटू r, यही तो है, यस और नो। तो यहां से q क्या है हमारे पास, q है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो mv की जगह में q यानी चार्ज, mv की जगह इसकी वैल्यू उठा करके रख रहा हूं, तो qb यानी e इंटू बी इंटू आर इक्वल्स टू, साथ में ये r भी आएगा तो r स्क्वायर इक्वल्स टू nh अपॉन 2π। कौन सा बोल रहा है उसने, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। तो यहां से मेरे पास में हो जाएगा 2h अपॉन 2π। यस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो r की वैल्यू आएगी, r स्क्वायर पहले तो यहां से मेरे पास आ जाएगा h अपॉन b एंड पाई। तो यहां से r की वैल्यू क्या मुझे समझ में आ गई, यस सर, h अपॉन e b एंड पाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपसे देख लीजिए, यहां से h अपॉन e b एंड पाई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए था, सिंपल था, एक तो बोहर्स क्वांटाइजेशन फॉर्मूला फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ व्हिच इट टेक्स आफ्टर एंटरिंग टू द फील्ड। तो यहां पर हमने दोनों फॉर्मूले का यूज किया और मस्त शानदार तरीके से जवाब दे दिया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि भाई साहब फॉर ए डायटोमिक गैस, ठीक है, गामा 1 Cp/Cv फॉर अ रिजिड मॉलिक्यूल एंड गामा 2 Cp/Cv फॉर अनदर डायटोमिक। दोनों ही डायटोमिक है, दोनों ही डायटोमिक, ध्यान से देखिए, ये भी डायटोमिक बोल रहा है, इसको भी डायटोमिक बोल रहा है, लेकिन इसको गामा 1 इसको गामा 2 कुछ चेंज किया है। बट ऑल्सो हैविंग वाइब्रेशनल मोड्स। अच्छा, इसमें वाइब्रेशनल मोड ऐड है, इसमें वाइब्रेशनल मोड जो है वो ऐड है, इसमें नहीं है। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अरे इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि यहां पर उसने क्या बोला है, दोनों में गामा 1 है और गामा 2, एक में आपको वाइब्रेशनल मोड लेना है, एक में नहीं लेना है। किसमें नहीं लेना है, गामा 1, उसमें नहीं लेना, वो रिजिड है, उसमें वाइब्रेशन नहीं होता। गामा होता क्या है, अच्छा मुझे बताओ गामा होता क्या है। सर गामा जो होता है दिस इज 2/f प्लस 1, 2/f प्लस 1। f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां से आपको सीधा सीधा पता लग रहा है कि अगर मैं गामा 1 की बात करूं तो ये 2/f1 प्लस 1 हो जाएगा, और गामा 2 की बात करूं तो ये 2/f2 प्लस 1 हो जाएगा। अभी मुझे f1 एंड f2
मैं बताऊं कौन सा ज्यादा होगा? अरे वाइब्रेशनल मोड बढ़ गया, वाइब्रेशनल मोड में डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा हो जाती है। वाइब्रेशनल मोड में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएगी, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए 5 रहेगी। तो F2 इज ग्रेटर देन F1। अगर F2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा? भाई अगर ये ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो गामा 1 इज ग्रेटर देन गामा 2, राइट? क्योंकि F2 ज्यादा है, F2 ज्यादा होकर गामा 2 को छोटा कर देगा, तो गामा 2 छोटा होगा, यानी कि ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट फॉर दिस। सिंपली आपको पता इसमें होना चाहिए, और कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। यस, यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप इज मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रीजन टू फील्ड फ्री रीजन विद अ कांस्टेंट स्पीड। व्हेन द लूप इज पार्शियली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई विद द टाइम टी। प्लॉट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है विद द टाइम टी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और वहां से लूप को बाहर निकाल रहे हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो कौन सा ईएमएफ काम करता है? बताइए जरा, कौन सा ईएमएफ काम करता है? सर ईएमएफ काम करता है, अगर इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो ईएमएफ की वैल्यू आती है वी बी एल। यस और नो? और अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो टाइम के साथ में ईएमएफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी, टाइम के साथ ईएमएफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहां पर हमारे पास में जो वैल्यू आने वाली है, जो ग्राफ आएगा, वो ईएमएफ और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ईएमएफ एंड टाइम टी। व्हाई? बिकॉज़ द वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज बिटवीन the EMF is not going to change with time. Why? Because it is velocity is constant. It is dependent upon the velocity only, right? क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ या ना बोल दीजिए भैया, सभी लोग बढ़िया से, अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मुझे बताइए कि इसका जो है और कौन सा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the next question what it is asking, देखिए, a light source of wavelength lambda illuminates a metal surface and electrons are ejected with maximum kinetic energy of 2 electron volt, photoelectric effect, ठीक है। If the same surface is illuminated by a light source of wavelength lambda by 2, then the maximum kinetic energy ejected electrons will be, maximum kinetic energy की बात कर रहा है ejected electron की, कब? जब उसको हम lambda by 2 से कर दे। तो यार फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो, क्या होती है? hc अपॉन लैम्डा, ये हमारे पास 1 दे रखा है, प्लस, और उसने कितना बताया कि जब हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कब? जब हम लैम्डा वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं। तो क्या यहां से मुझे hc अपॉन लैम्डा की वैल्यू पता चल गई, विच इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? अब उसने पूछा कि k max की वैल्यू बता दो। कब बता दें सर? जब हम लैम्डा की जगह लैम्डा बाई 2 यूज कर रहे हैं, तो 2 hc अपॉन लैम्डा 1 प्लस k max, राइट? या E max मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? E max हो जाएगा यहां से सीधा सीधा 2 hc अपॉन लैम्डा, और hc अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है? ये 3 इंटू 2 इंटू 3, राइट, -1, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था, इसमें कुछ मुश्किल वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A simple pendulum is taken to a planet of mass m and radius, a simple pendulum is taken to a planet, एक planet पर ले जाएगा, इसका मास m है, रेडियस r है, of a mass and radius 4 times and 2 times respectively than the earth. Okay, mass 4 times है, mass of the planet is 4 times the mass of the earth and radius of the planet is 2 times the radius of the earth। मतलब दोनों ही ज्यादा है, मास भी और तुम्हारा रेडियस भी। The time period of the pendulum remains the same on the earth and the planet। यार g की वैल्यू चेक कर लो। g क्या होता है? g होता है हमारा g m अपॉन r स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? सर देखिए, यहाँ पर हमारा मास 4 टाइम्स हुआ और रेडियस 2 टाइम्स हुई, राइट? तो रेडियस 2 टाइम्स होने से, मास 4 टाइम्स होने से वैल्यू तो सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो जो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स t इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l अपॉन g, 2 पाई अंडर द रूट l अपॉन g। तो g तो चेंज ही नहीं हुआ भाई, देखो ना सीधा सीधा, यहाँ पर 4 टाइम्स मास हुआ, 2 टाइम्स रेडियस हुआ, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 है तो वहां से तो g की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। द मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड, बिल्कुल सही है। एट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज ऑफ द करेक्ट, क्या इसमें से सही है, राइट?
तो यहां पर सेम इसलिए है क्योंकि g की वैल्यू सेम है, बोथ a एंड r आर ट्रू बट r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, तो इसका a ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास वहां पर मास तो अनचेंज रहता ही है बट एट द सेम टाइम g भी चेंज नहीं हुआ, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन a हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है, उसने बोला है कि टॉर्क बता दो आप किसका, एक फोर्स है किसके अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, इस गिवन फोर्स का टॉर्क बताना है। तो क्या टॉर्क के लिए आपको सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं पता है? सर पता है, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ निकालना है आई जे के। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट, जे का और के का सभी का 1 है। फोर्स के लिए 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, राइट। तो यहां से मेरे पास टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई के लिए हमारे पास 2 - 1, ओके। उसके बाद जे के लिए हमारे पास 2 - 2 एंड के लिए हमारे पास में हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हम कर रहे हैं यहां से 1 - 2, राइट। तो मेरे पास इधर हो जाएगा आई कैप और ये 0 हो जाएगा माइनस के कैप, आई कैप माइनस के कैप, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस उसने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके के अंदर मतलब ये जो बोनस है वो आपको दिया गया। वाई? इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखो, इसने बेसिकली कहा कि ये टेबल, ट्रुथ टेबल हमें ये वाली चाहिए, ये ट्रुथ टेबल हमें कैसी चाहिए, ये वाली चाहिए ट्रुथ टेबल। अगर ये ट्रुथ टेबल आपको चाहिए तो उसके लिए इस जी की जगह पर कौन सा लॉजिक गेट हमें रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये ट्रुथ टेबल चाहिए तो ये बेसिकली ट्रुथ टेबल जो होती है वो होती है जॉर गेट के लिए। कौन सा, जॉर। तो ए बार बी प्लस ए बी बार, और उसका भी जब आप बार कर दोगे तो आपको ये गिवन ट्रुथ टेबल मिलेगी। ठीक है, ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्स और, यानी जॉर गेट इसको बोलते हैं। और जॉर गेट कैसे बनता है, जॉर गेट के लिए हमारे पास प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इसने देखो बी का जो बार है वो इसमें भी दिया और इसमें भी दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, यहां देखिए एक में बी बार जाएगा और एक में ए बार जाएगा। तो इस डायग्राम में ही इसने फंडामेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इसके अकॉर्डिंग क्या है ये, इसके अकॉर्डिंग ये है कि सर ए, ठीक है, बी बार प्लस प्लस, दूसरे में भी क्या किया इसने, प्लस इसने किया इसमें ए और बी बार, ए बी बार, और फिर उसका ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहां पर आंसर दो। तो ये जो है इसने डायग्राम गलत बना दिया, लेकिन इसका आंसर जो है यहां पर ऑब्वियसली नॉर गेट ही लगता है, तो ऑप्शन तो नॉर गेट ही है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नॉर गेट है। लेकिन जो बेसिक डायग्राम है उसमें इसने गलती कर दी। इसको करना क्या चाहिए था, यहां पर ये जो है हमारा ए बार बी प्लस ए बी बार जॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है, तब हम कहेंगे कि यहां पर नॉर गेट लगाना है, तब ये ठीक हो जाएगा, राइट। तो यहां पर बेसिकली ऑप्शन तो नॉर गेट ही है, एनटीए ने भी दिया। आप लोग अगर इसको समझ गए थे और आपने नॉर गेट लगाया तो आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी और ने गलत भी किया तो क्योंकि यहां पर जो गिवन क्वेश्चन था उसके डायग्राम में ही बेसिक मिस्टेक थी, इसलिए इस पर एनटीए की तरफ से बोनस मेंशन किया गया, राइट। तो यहां पर ये बात हमारी आई होप आपको समझ में आई होगी कि ये किस हिसाब से यहां पर ए बार बी प्लस ए बी बार के लिए आपको एक में ए बार लेना है और एक में बी बार लेना है। इसने दोनों ही एंड गेट के अंदर बी बार की एंट्री करा दी, जो कि हमारे को जॉर गेट नहीं बनने देगी। अगर जॉर गेट बनाना है, जी पर आपको नॉर लगाना है, तो ये डायग्राम आपको सुधारना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ऐसा हो सकता था कि ये बिल्कुल, अगर मैं आपसे पूछूं करेक्शन करके बताओ, तो करेक्शन में हम कर सकते थे कि सर ये ए बी बार ठीक है, ए बी बार ठीक है, ए बार बी, यानी कि ये जो था ना, यहां से सीधा लाइन जाता, यहां से ये सीधा लाइन जाता, ये सीधी लाइन हो जाती और यहां पर ये एक नॉट गेट लगा देता। अब ये करेक्ट था, ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या मिल गया, यहां से मेरे पास मिल गया बी ए बार और ए बी बार, और फिर यहां पर मैं लगा देता नॉर गेट, तो मेरे को जॉर गेट यानी गिवन ट्रुथ टेबल के हिसाब से मिल जाता। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स is applied on a particle and it undergoes a displacement of this much, what will be the value of V if the work done on the particle is 0? Again a very simple question, no need to worry about it. Simple force दे रखा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो V की वैल्यू पूछी गई है और वर्क डन 0 है, तो F डॉट S ये हमें 0 कर देना है। तो यहां से फोर्स हमारे पास 2 और डिस्प्लेसमेंट है I में 1, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 2 और J में माइनस, ये हमारे b है और ये -2 है, तो -2b
और k के अंदर +1 और इधर -1, राइट। तो k का हम मल्टीप्लाई करेंगे k के कोफिशिएंट का, तो व्हाट आई विल गेट इज द -1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास 2 - 1 1 -2b, 2 में से 1 गया 1 -2b इक्वल्स टू 0, 1 इक्वल्स टू 2b। तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू जो आई दैट इज 1/2, राइट। b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, In Young's double slit experiment, the fringes produced by the red light are closer as compared to those produced by blue light. सर फ्रिंज क्लोजर या अवे किससे निकालेंगे हम? फ्रिंज विड्थ से। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या आपको पता है? बीटा इक्वल्स टू लैम्डा d बाई d, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रिंज विड्थ। सर यहां पर इसका मतलब हुआ कि जो फ्रिंज विड्थ है इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट चोजन। अब ये बोल रहा है किसका? फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय द रेड लाइट, फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय द रेड लाइट इज क्लोजर, जबकि हमें पता है कि लैम्डा ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन, दूसरा किसका पूछा है इसने? ब्लू लाइट का, लैम्डा ऑफ द ब्लू। तो इसका मतलब है फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी रेड लाइट के लिए। जब फ्रिंज विड्थ ज्यादा है तो वो क्लोजर कैसे हो सकती हैं? तो सर ये तो सीधा सीधा फॉल्स है। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट supporting the basic concept. Why? Because the fringe width is directly proportional to the wavelength and wavelength of the red light is more than the wavelength of the blue light. That's why जो fringe width होगी किसकी सर रेड लाइट की, वो क्लोजर नहीं होंगे, फ्रिंजेस क्लोजर नहीं होंगे बल्कि ज्यादा होगी, तो फ्रिंजेस दूर दूर होंगे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड, द फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। बिल्कुल ये हमारा ट्रू है, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो यहां से मेरे पास इसका जो आएगा कि हमारा एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball of mass 100 gram is projected with velocity 20 meter per second at 60 degree with horizontal. The decrease in kinetic energy of the ball during the motion from point of projection to highest point. Motion मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना इसका डिक्रीज हुआ ये पूछा गया है। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी? सर इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। और कहां से है ये है सर 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो पहले तो आप मुझे बताइए हाईएस्ट पॉइंट पर होता क्या? वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, वो तो चेंज होती ही नहीं है। तो यहां पर हमारे पास 20 यानी कि अगर मैं इसको मान लूं v, तो v cos 60 इज द हॉरिजॉन्टल यानी v/2, राइट। यहां पर पहुंचे तो क्या हुआ? यहां पर भी सर हॉरिजॉन्टल v/2 रहेगा, राइट। तो हमारे को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मेरे को क्या निकालना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से वेलोसिटी कितनी थी v और यहां पर कितनी रहेगी v/2, वो विच इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। y कंपोनेंट कहां गया? वो तो 0 हो गया। यहां vy क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां पर आपको क्या पूछा गया? चेंज इन, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर डेल्टा के डिक्रीज बोल दिया ना, मतलब के इनिशियल माइनस के फाइनल। के इनिशियल कितना है सर? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m। अब यहां पर जाकर के वेलोसिटी कितनी हो गई है सर? v/2 ओनली, दिस इज v/2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 4। तो यहां से आप हाफ m v स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस हाफ m v स्क्वायर ले लिया 1/4। तो यहां से आपके पास आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर एंड 3/4। यस और नो? यस और नो? तो 3/8 इंटू mv स्क्वायर। मास कितना है बॉल का? 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg, राइट। एंड वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। उसका भी क्या करना है? स्क्वायर इंटू 20। अब इसको सॉल्व करके आप बता दीजिए कि क्या आपका आंसर हो जाने वाला है, राइट। तो यहां से मैं इसको कह सकता हूं 0.1, यहां से 2 हो जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा ये कितना? 40, 20 इंटू 2 40 इंटू 3/8, राइट। तो यहां से 8 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा ये? तो ये हमारे पास 8 से कंप्लीटली हो जाएगा। लेट्स से इसको 4 से 2 टाइम्स कर लो, 4 से 10 तो 5 टाइम्स हो जाएगा। 5 इंटू 3 यानी कि 15 इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। 15 जूल चेंज, इतना डिक्रीज हो जाएगा किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसान क्वेश्चंस हो रहे हैं। ओके, ऑलराइट। सो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया कि अ ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 is coated on a glass slab of refractive index 1.45। जो ग्लास स्लैब है
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है और जो ट्रांसपेरेंट फिल्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ठीक है। क्या पूछा गया, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट फिल्म, जो हमने फिल्म कोट की है उसकी मिनिमम थिकनेस की बात कर रहा है। व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट फिल्म such that for the maximum transmission of the green light of wavelength 550 नैनोमीटर, मतलब यहां पर आपको यह बताया गया है that the maximum transmission होना चाहिए। किसका maximum transmission होना चाहिए सर? maximum transmission होना चाहिए हमारे पास में किसका? ग्रीन लाइट का, और ग्रीन लाइट की वेवलेंथ भी इसने दे रखी है, राइट। तो ये पूछा गया है। तो देखो बेसिकली ये हमारा जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है जो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब उसको हम कैसे करेंगे कि देखिए हमारे पास बेसिकली एक ग्लास स्लैब है, क्या है? एक ग्लास स्लैब और ग्लास स्लैब का जो है हमारे को इसने दे रखा है दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.45, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है। कितना? 1.45, यही तो गिवन है किसका? कोटेड ऑन ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45। और जो ट्रांसपेरेंट फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसकी थिकनेस लेट्स से t है। इसकी थिकनेस कितनी है? t है। ये हमने यहां पर इस ट्रांसपेरेंट फिल्म को इसके ऊपर कोट किया जिसकी की थिकनेस कितनी है? t है, एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। तो पूछ रहा है कि अगर मान लो मैं इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराता हूं तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन होना चाहिए किसका? ग्रीन लाइट का। अगर ग्रीन लाइट का मैक्सिमम ट्रांसमिशन मुझे चाहिए, अगर ग्रीन लाइट का मुझे मैक्सिमम ट्रांसमिशन चाहिए, तो कैन यू टेल मी दैट व्हाट शुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्रीन लाइट? ग्रीन लाइट का रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। यानी कि अगर देखो मैंने यहां पर एक रे इंसिडेंट कराता हूं तो क्या प्रोसेस क्या होगी कि सर जैसे ही आपने रे डाला यहां से तो एक तो रिफ्लेक्शन यहां से हो जाएगा, यस और नो, और उसके बाद में ये यहां पर जाने के बाद, इसमें जाने के बाद, और ये यहां से होगा। ये मैं ग्रीन लाइट की बात कर रहा हूं, राइट। तो ग्रीन लाइट के मैक्सिमम ट्रांसमिशन के लिए जो रिफ्लेक्शन है वो मिनिमम होना चाहिए। तो ये जो 1 और 2 रे हैं इनका इंटरफेरेंस होने के बाद मिनिमा बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ पाथ डिफरेंस क्या होगा। ये हमारे पास में एयर है, ये एयर जब ये लाइट आ रही है तो हम देख रहे हैं कि ये एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर स्ट्राइक कर रही है। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर ये रे स्ट्राइक कर रही है तो इसके और इसके पाथ के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? λ/2। यहां से जो पाथ शिफ्ट होगा वो कितना हो जाएगा? λ/2। और यहां से मुझे पता है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फॉर टाइम बीइंग μ0 मान लेता हूं, तो 2 μ0 यहां से बनेगा, μ0t एंड μ0t, 2 μ0t, राइट। अब उतना एंड λ/2, ये दिस इज द पाथ डिफरेंस। तो मैं अगर 1 और 2 के बीच का डेल्टा x पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 लिखूं तो इट शुड बी 2 μ0t माइनस λ/2। λ/2 कहां से आया? 1 के अंदर आया। 2 के अंदर कितना आया हमारे पास में? 2 μ0t। तो 2 μ0t माइनस λ/2, दिस इज गोइंग टू बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड 2। नाउ फॉर ग्रीन लाइट इसका मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो, इसके लिए इसका क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए मिनिमा बनना चाहिए। तो आई कैन राइट दैट 2 μ0t minus λ/2, this path difference has to be equals to 2n minus 1 λ/2। ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। अगर मैं जैसे इस कंडीशन को लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 μ0t minus λ/2 equals to 2n λ/2 minus λ/2, राइट। λ/2 से λ/2 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचेगा दिस 2 μ0 into t and that is equals to n lambda। तो यहां से मेरे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी? n lambda upon 2 μ0। and again it is saying that what is the minimum thickness, right। इसने पूछा है क्या minimum thickness, you can see the word minimum thickness। तो मैं इसके लिए n की वैल्यू 1 ले लेता हूं। for t मिनिमम कितना होगा? n की वैल्यू 1 ले लो। तो यहां से मेरे पास लैम्डा कितना गिवन है? 550 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू μ0 इज 2। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 550 डिवाइडेड बाई 4, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 एंड दिस इज 3 एंड देन 1 3 एंड यहां पर आपके पास है 137.5। दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। तो
तो 137.5 नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा थिन फिल्म इंटरफेरेंस के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन था, जिसमें कि उसने ग्रीन लाइट का मैक्सिमम ट्रांसमिशन की बात की, तो मैंने उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ग्रीन लाइट का, उसके दो लाइट रे के बीच में मिनिमा क्रिएट करा दिया बाय यूजिंग दिस कंडीशन। एंड आई हैव शोन यू व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2। रे 1 हमारे एक जो रेयर मीडियम है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर तुम देखोगे यहां λ/2 का पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में जो डिफरेंस आता है दैट इज λ/2, राइट। बट डेंसर से रेयर में जाती है तब नहीं आता, डेंसर से रेयर में जाती तब नहीं आता, इसलिए यहां पर जो पाथ डिफरेंस हुआ वो ये हुआ, और इसके बाद में हमने सॉल्व कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्यूब ऑफ लेंथ L इज शोन इन द फिगर। L लेंथ की ट्यूब यहां पर गिवन है, ओके। द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द पॉइंट 1 इज 2 सेंटीमीटर। यहां पर जो रेडियस है R वो 2 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एट द पॉइंट 2 इज 1 सेंटीमीटर, यहां पर R जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसकी लेंथ इसने L बता रखी है, राइट। आगे देखते हैं क्या पूछा गया। रिस्पेक्टिवली इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग एट पॉइंट 1 इज 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द वाटर एंटरिंग एट पॉइंट 2 इज 1 सेंटीमीटर। यहां पर जो पॉइंट 2 है, ठीक है, क्या बोल दिया इसने, क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट 1 is 2 centimeter and that point 2 is 1 centimeter, रेडियस यहां पे, ओके। नाउ रिस्पेक्टिवली इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग एट पॉइंट 1, जो पॉइंट 1 है, यहां पर जो वाटर एंटर हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। पूछा क्या गया है दैट व्हेन वेलोसिटी ऑफ वाटर लीविंग द पॉइंट 2, यहां पर वेलोसिटी पूछे, कोई भी दिक्कत वाली, सिंपल यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालनी है। क्या? a1v1 इक्वल्स टू a2v2, a1v1 इक्वल्स टू a2v2। तो आपसे क्या पूछ लिया है, यहां पे आपसे v2 पूछ लिया गया है। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? a1 के लिए आप लिखोगे सर पाई r1 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज r? r इज 2 का स्क्वायर 4, राइट। डायरेक्टली लिख दूं, चलेगा। पाई r1 स्क्वायर इंटू v1 कितना है सर 2, एंड व्हाट इज a2? सर पाई r2 स्क्वायर, पाई r2 वहां पर कितना है 1 का स्क्वायर 1 इंटू v2, ये मेरे से पूछ लिया गया, राइट। तो यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, v2 की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। 8 मीटर पर सेकंड कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What it is saying that given are the statements for certain thermodynamic variables। कुछ thermodynamic variables के बारे में कुछ statements ने दे रखे हैं। देखिए पढ़ते हैं वन वन क्या कह रहा है। Internal energy, volume V and mass M are extensive variables। Extensive variables, I hope आप लोगों को पता होगा कि extensive and intensive variables क्या होते हैं। भाई साहब, जो variables किसी भी अमाउंट पर, जो वेरिएबल जो होते हैं सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, कि सब्सटेंस ज्यादा है तो उनकी वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है, उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल। वेयर एज द वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, उनको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो ज्यादा अमाउंट होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम कैसा वेरिएबल है? ये एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है। अगर मैं बात करूं टेंपरेचर की, तो टेंपरेचर का सर अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे पास थोड़ा सब्सटेंस है, थोड़ी गैस है, उसका टेंपरेचर अगर लेट्स से T है, तो ज्यादा भी अगर गैस आ जाएगी तो उसका टेंपरेचर भी T हो सकता है। मतलब इसमें कोई भी अमाउंट से लेना देना नहीं है, ये बात आप समझ रहे होगे। तो अब देख लेते इंटरनल एनर्जी ऑफ कोर्स पता है, उसके जो इक्वेशन इंटरनल एनर्जी का, उसके अंदर n नंबर ऑफ मोल्स आता है, यानी कि अमाउंट पर डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी हमारा कैसा है? एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम ऑब्वियसली ज्यादा सब्सटेंस होगा, ज्यादा वॉल्यूम होगा, ये भी हमारा एक्सटेंसिव है। यहां पर मैं E लिख दूं, ये भी एक्सटेंसिव है। एंड मास आर एक्सटेंसिव, बिल्कुल ठीक बात है सर, मास ज्यादा सब्सटेंस होगा तो उसका मास भी ज्यादा होगा। तो दीज थ्री आर द एक्सटेंसिव वेरिएबल। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस, मींस मैं कह सकता हूं कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नाउ लेट्स डू प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी आर इंटेंसिव वेरिएबल्स। Yes, obviously pressure, temperature and density, they have nothing to do with the amount of substance. They are the intensive variables, right? तो ये भी हमारे पास में ट्रू हो जाएगा। उसके बाद में वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉल्यूम के साथ में टेम्परेचर देखो इसने ऐड कर दिया, एंड डेंसिटी रो आर द इंटेंसिव वेरिएबल्स। नो, हमारे पास वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव है तो ये तो नहीं होगा। मास, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर एक्सटेंसिव, टेम्परेचर हमारा एक्सटेंसिव नहीं होगा। तो हमारा ये जो A एंड B बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे, A करेक्ट एंड B भी करेक्ट। A एंड B कौन सा है? ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आपको बेसिक अगर नॉलेज है अबाउट द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल, आई थिंक यू कैन वेरी वेल सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
फटाफट से अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर ऑन अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपने देखा होगा, जो इससे पहले वाली यानी मॉर्निंग शिफ्ट थी, मॉर्निंग शिफ्ट की अगर आपने सॉल्यूशन देखा है तो उसके अंदर भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो किसान बोला है बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर ऑन ए वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द फिगर। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट अ पॉइंट ए इज 10 मीटर पर सेकंड। यानी यहां पर उसको जो वेलोसिटी दी गई है वो कितनी दी गई है, 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी दी गई है। देन द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। मतलब इस जगह पर और इस जगह पर आपको किसका रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बता देना है आपको क्या होगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली जो शिफ्ट थी उसमें भी सॉल्व किया था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा ये रेफरेंस लाइन है हमारी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, राइट। दिस इज द रेफरेंस लाइन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बार में बता दीजिए कि जब यहां पर पहुंचेगा पार्टिकल तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, उसकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, उसकी जो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो टोटल एनर्जी यहां पर अभी कितनी है, यहां पर सिर्फ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ही है। टोटल एनर्जी यहां पर अगर कंजर्व लगा दूं मैं तो यहां पर मेरे पास लेट्स से काइनेटिक एनर्जी एट बी आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए ये सिंपल सी एक बात अपनाएंगे कि ये जो हमारे पास में टोटल एनर्जी है, हमारे पास में टोटल एनर्जी, लेट्स से मैं बात करना चाह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो हमारे पास हाफ एम, जो हमारे पास ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी सर, ए पर काइनेटिक एनर्जी अभी मान लो लेट्स से मैं उसको बोल रहा हूं वी नॉट, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस क्यों, क्योंकि इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो माइनस यहां पर हमारे पास तुम देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो ये जो हाइट है हमारी यहां से लेके यहां तक, इसको क्या मैं r माइनस आर कॉस थीटा कह सकता हूं, हाँ या ना बोलो भाई। ये टोटल r माइनस दिस इज r कॉस थीटा, तो r माइनस आर कॉस थीटा ये आ जाएगा, तो माइनस m g r 1 माइनस कॉस थीटा। किसी कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया है। तो इसको मैं और अगर लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर, और इसको भी हम लिख ही लेते हैं, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। मास की वैल्यू डाल दो, मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेकिन हमें रेशियो निकालना है तो मास की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो इसको हम आगे ये लिख लेते हैं कि थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी होने वाली है, थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी होने वाली है, लेट्स राइट इट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहां पर काइनेटिक एनर्जी एट बी में लिख रहा हूं, तो ये मेरे पास में हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर 1 माइनस कॉस, और ये हमारे पास एंगल कितना है 30, राइट। अब जरा सी पॉइंट पर ध्यान से देखो, लुक एट द पॉइंट सी, लुक एट द पॉइंट सी। एक मिनट में बस थोड़ा सा ये एसी ऑन कर लूं, ठीक है। तो लुक एट पॉइंट सी, यहां पर मुझे बताइए जरा, यहां पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसमें कितना लॉस हो जाएगा सर, जितना पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो जाएगा, राइट। जितना पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो जाएगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाएगा। तो देखो एक तो यहां से यहां तक r आया, डिस्टेंस ये r है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये 30 है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 60। तो ये हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, r cos 60, r cos 60। क्या आप लोगों को ये विजिबल हो रहा है, इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस 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 यस, r cos 60, राइट, r cos 60, तो r प्लस r cos 60, राइट। तो यहां पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एट कहां पे लिखूंगा, पॉइंट सी पर, तो भाई साहब हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम जी, एंड ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, r प्लस r cos 60, तो r कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos 60। अब आप इसका रेशो कर देंगे, मतलब दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, m को m से कैंसिल कर देंगे, तो b एंड c पे तो रेशो निकालना है, मैं डायरेक्टली यहीं पे कर दूं क्या, ठीक है। कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, m से m खत्म होता चला जाएगा, m मार दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर मेरे को जो मिलेगा, जल्दी से उसको लिखा जाए, तो यहां पर वी नॉट स्क्वायर, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो मेरे पास वी नॉट स्क्वायर बचेगा। वी नॉट स्क्वायर कितना होता है 100, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू दे रखी है कितनी 10, 100 माइनस,
और ये मेरे पास 2 रहेगा 2gr, तो 2 इंटू 10 इंटू आर की वैल्यू मुझे गिवन है। व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज 2 मीटर एंड 1 माइनस cos 30 कितना हो जाएगा? cos 30 इज √3/2, तो 1 माइनस √3/2 ये आएगा हमारा न्यूमरेटर में। और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा सर, चलो इसको मैं एक बार यहीं पर लिख देता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस this g again, g I have to put the 2 again and then g is 10 and then r is 2 and 1 plus cos 60 यानी 1 plus 1/2। ठीक है, आप इसको जरा सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप इसको जरा सॉल्व कीजिए और आप देखिए क्या आएगा। चलो यहीं पर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैं इसको देखो यहां लिख रहा हूं। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 100 माइनस ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 440, 100 माइनस 40 एंड स्क्वायर 1 माइनस √3/2, राइट। इसको जरा और फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास में हो जाएगा 100 माइनस 40 प्लस 20√3, राइट। 100 माइनस 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20√3, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा प्लस के साथ में, तो 100 माइनस 40 60 प्लस 20√3। ऊपर मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 60 प्लस 20√3। भाई मैंने तो देख लिया, राइट। अब उसके बाद में यहां पर बताइए यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर 100 माइनस ये 20 रहेगा, राइट, एंड 100 माइनस 20 एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 20 माइनस 10, यानी कि यहां पे होगा देखो 100 माइनस ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? 40 एंड माइनस अगेन माइनस दिस इज 40/2 यानी 20, राइट। तो मेरे पास नीचे कितना बचेगा? नीचे मेरे पास बचेगा 40, राइट। तो डायरेक्टली मैं यहां पर 40 लिख दूं भाई। 100 आप समझो ना, 100 माइनस 40 कितना बचा? 100 माइनस 60 माइनस 40, तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 40, राइट। तो यहां से आप देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो सर, तो 3 प्लस √3, 2 से डिवाइड किया डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 कौन सा है? 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाला सवाल था, लेकिन बेसिकली आपको पता है कि हम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब जो टोटल एनर्जी हमने यहां पर दी उसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली गई उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली गई, और हमने अल्टीमेटली क्या निकाल दिया? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल दिया। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटॉन इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड इन अ रीजन ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं at a constant speed of this much, okay? When the electric field is switched off, the proton moves along a circular path of radius 2 centimeter. The magnitude of electric field is this much, then the value of x is, टेक द मास ऑफ द प्रोटॉन। अगेन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो जब क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हो और वहां पर हमारा कोई भी प्रोटॉन जो है वो अनडिफ्लेक्टेड विद कांस्टेंट स्पीड से निकल रहा है, अगर कांस्टेंट स्पीड से निकल जाए तो इसका मतलब समझते हो आप क्या है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपस में बराबर हैं। और अगर ये कंडीशन होती है तो हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम? सर हम लगाते हैं दिस क्यू वी बी इक्वल्स टू क्यू ई, राइट। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं। तो यहां से मेरे पास क्या पूछा है इसने? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा v इंटू बी, राइट। मतलब v इज द वेलोसिटी जो कि गिवन है, b ये अगर मैं कैसे ही पता कर लूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यस और नो? तो नाउ लेट्स लुक फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें? इसके लिए उसने दूसरी इंफॉर्मेशन दी। दूसरी इंफॉर्मेशन में क्या बोला है? उसने कहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बंद कर दें तो प्रोटॉन एक सर्कुलर पाथ में चलता है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहां पर हम सीधा क्या लगा देंगे? रेडियस ऑफ पाथ r इक्वल्स टू क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन r इक्वल्स टू mv अपॉन qb। तो यहां से क्या मेरे पास b की वैल्यू आ जा रही है? क्या आ रही है सर? mv अपॉन q इंटू r। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। उठा करके यहां रख दो तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e की वैल्यू आ जाएगी v इंटू b। तो यहां पर हमारे पास mv स्क्वेयर अपॉन q विच इज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन इंटू रेडियस जिसमें अभी वो चल रहा था r, ये आ जाएगा। ये सारी वैल्यू यहां पर पुट करोगे आप, पुट द एंटायर वैल्यू। तो यहां पर हमारे पास मास कितना दे रखा है प्रोटॉन का? प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड कितनी थी? 2 इंटू 10 की पावर 5। तो डायरेक्टली स्क्वायर कर दोगे, 4 इंटू 10 की पावर 10,
ये हमने क्या किया, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज बताइए भाई साहब। दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन। तो दिस इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एंड देन व्हाट इज द रेडियस जिसमें वो घूम रहा था, विच द पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ये सब मैंने मीटर स्टैंडर्ड यूनिट्स में रख दिया है। अब देखो आप इसको सॉल्व करके आई थिंक इजीली कर सकते हो। 1.6 से 1.6 कट जाएगा, 10 की पावर 4 में लेकर के आना है। देखिए 10 की पावर 4 में हम कैसे ला सकते हैं, और यहां से मेरे पास देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार 2 टाइम्स, राइट। और अब मेरे पास यहां पर है 10 की पावर माइनस 27, तो यहां ऊपर क्या बच रहा है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 27 प्लस 10, तो माइनस 17, यस माइनस 17, और प्लस 19 प्लस 10, तो प्लस 10 प्लस 19, राइट। नीचे कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर, यहां से कितना हो जाएगा भाई साहब, 10 माइनस 27 प्लस 10, तो माइनस 17, और ये 10 ऊपर चला गया, यहां से 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 नहीं, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 होगा भाई साहब। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर में करना है ना, ये कैसे कर दिया मैंने, तो यहाँ माइनस 27 प्लस 10 एंड दिस इज, यहां से हमारे पास में माइनस 17 बचेगा, ठीक है, नो डाउट। माइनस 19 माइनस 22 कितना हो जाएगा, माइनस 21, राइट। तो डायरेक्टली मैं इसको प्लस 21 कर दूं, कोई दिक्कत भाई, ऊपर जाकर के प्लस 21, यहां से मेरे पास बचा माइनस 17, नीचे से ऊपर गया तो प्लस 21, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाए, 2 इंटू 10 की पावर प्लस 3 में 2 इंटू ये 17 है, ये 21 है, तो कितना बचेगा मेरे पास में 21 में से 17 अगर हम माइनस कर देंगे तो भाई साहब 4 बचेगा, तो आंसर मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंपल, बस वैल्यू रखी और कैलकुलेट कर लिया, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स x and y सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर कैरी करंट्स ऑफ 5 एम्पीयर एंड 4 एम्पीयर। इसमें 5 का चल रहा है, इसमें 4 का चल रहा है, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शंस एज शोन इन द फिगर। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। यहां पर पॉइंट P पर आपको मैग्नीट्यूड बताना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का, जो हमारा रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका पॉइंट P पर मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, ठीक है, 4 डिस्टेंस बता रखी है। चलो कोई नहीं, इसको करते हैं डायरेक्टली, ऐसे ही करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज दिस। तो आप मुझे बताइए कि ये वाला जो एक्स वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर क्या होगा, इनवर्ड होगा, और जो वाई वायर है उसकी वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यानी दोनों ही वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P है वो अपोजिट इन डायरेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो चलो मैं एक्स की वजह से लिख लेता हूं पॉइंट P पर, तो B x की वजह से क्या होगा, तो ये हमारा इनवर्ड आएगा x की वजह से। तो इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट ओवर 2 पाई एंड I ओवर d। I हमारे पास में कितना है, 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, 6 एंड 4, 6 एंड 4 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, ये हमारे पास में हो जाने वाला है। किधर की तरफ आया ये, इनवर्ड, यानी कि दिस, ओके। एंड B बिकॉज ऑफ एट पॉइंट P ही बात कर रहे हैं, एट P, यहां पर आपको मेंशन कर दूं एट P, ये Bx हो गया। एंड एट द सेम टाइम एट P व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V बाई मैग्नेटिक फील्ड एट Y, मैग्नेटिक फील्ड एट Y हो जाएगा दिस म्यू नॉट ओवर 2 पाई एंड देन I अपॉन R। व्हाट इज I इज 4 एंड डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आई थिंक दिस वुड बी 0.04, राइट, 0.04। तो यहां से अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे B नेट, तो B एट P इज गोइंग टू बी, ये हमारा इनवर्ड है और ये कैसा है, आउटवर्ड है। ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, राइट, दिस वुड बी मोर। आई होप यू आर गेटिंग दिस, क्योंकि वो क्लोज है। तो यहां से म्यू नॉट ओवर 2 पाई आप कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट ओवर 2 पाई कॉमन ले लीजिए, और यहां पर आपके पास में 4 अपॉन 0.04 कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन 0.01 100 माइनस यहां पर 5 अपॉन 0.1, तो आई थिंक एक जीरो उधर बढ़ाइए, ये तो यहां पर 50 हो जाएगा, राइट, 50। तो यहां से आप सीधा सीधा बता सकते हो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हमें पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 50, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 7, राइट। किसके टर्म्स में पूछा है इसने, 10 की पावर माइनस 5 करना है, तो यहां से मैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 लिख सकता हूं इसको, यस। 2 डेसिमल्स को मैंने
पीछे कर दिया तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू अगेन 1 आ जाएगी। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये भी अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसा था नहीं। इट इज जस्ट दैट द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर इज μ0/2πi/d। दिस वाज द फॉर्मूला यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट इज आस्किंग, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट दे रखा है और एरिया ऑफ द प्लेट्स दे रखा है। is charged by a DC current, consider a hypothetical plane surface of area A0 3.2 centimeter square, okay, inside the capacitor and parallel to the plates, okay. At the instant the current through the circuit is 6 ampere, at the same instant the displacement current through A0 is, displacement current through A0 बताना है आपको। इसमें इक्वेशन जो हमारे पास में जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट है, मतलब किसी भी टाइम में कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आपस में बराबर होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट। ये मान लीजिए यहां पर अगर हमारे पास कंडक्शन करंट आता है, अगर मान लो यहां पर कंडक्शन करंट आता है तो वही कंडक्शन करंट मेरे भाई इस पूरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। अब इसने क्या बोला है कि consider hypothetical plane surface area of A0 3.2 centimeter square inside the capacitor, यानी कि यहां पर कोई एक एरिया कंसीडर करना है। ये एरिया मैंने कंसीडर किया, ये है हमारे पास A0 जिसकी वैल्यू कितनी है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन पूछा क्या है, एट दैट इंस्टेंट द करंट थ्रू द सर्किट इज 6 एम्पियर, मतलब यहां पर ये 6 एम्पियर है, तो ये पूरी की पूरी करंट जो होगी 6 एम्पियर ही होगी। देन डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू A0 ये पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू A0 पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सीधा सीधा यहां पर इस डिस्प्लेसमेंट करंट की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट की जो डेंसिटी हो जाएगी JD, अगर मैं उसको लिखूं तो इट वुड बी I अपॉन एरिया। टोटल करंट कितना है 6 अपॉन एरिया। इस पूरी प्लेट का एरिया कितना है, पूरी प्लेट का एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की डेंसिटी आ गई, राइट। लेकिन मुझे करंट चाहिए इस पर्टिकुलर A0 से, तो मेरे को ID जो A0 से होगा वो JD इंटू JD यानी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई A0। तो यहां से मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, JD इक्वल्स टू ID इक्वल्स टू JD इंटू JD मेरे पास क्या है 6 अपॉन 16 दिस एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A0 कितना है, A0 है 3.2। तो यहां से देखिए मेरे पास आ जाएगा ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 0.2, और ये मेरे पास आ जाएगा 1.2 एम्पियर। लेकिन उसने पूछा किस में है, मिली एम्पियर में पूछा है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 मिली एम्पियर। 1200 मिली एम्पियर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो 1200 मिली एम्पियर यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? सिंपल यहां पर ये आपको याद रखना था कि देखो कोई भी जो करंट आ रही होती है ना कंडक्टिंग वायर्स में, वो उस टाइम पर प्लेट के जो हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स है उसके पूरे एरिया में होकर के फ्लो कर रही होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी निकाल दी, और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी निकालने के बाद में मैंने उसकी मल्टीप्लाई कर दी किसके साथ में, गिवन एरिया के साथ में। दैट्स हाउ आई कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है? यस सर, बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है, A tube of length 1 meter is filled completely with an ideal liquid of mass 2m। ठीक है, आइडियल लिक्विड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोला, आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड है जिसका कि मास कितना है 2m है, एंड क्लोज्ड एट बोथ एंड्स। द ट्यूब इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स। इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज F, then angular velocity of tube is F upon alpha m under the root, then वैल्यू ऑफ अल्फा इज। क्या आपको ये बात समझ में आई? देखो क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक ट्यूब है, ठीक है, और जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर, और इसको अंदर एक आइडियल लिक्विड भरा हुआ है, और उस लिक्विड का जो मास है वो 2m है। उस लिक्विड का मास कितना है 2m है। उस लिक्विड का मास कितना है 2m है। ठीक है सर, इस लिक्विड का मास 2m है, और इसको हमने एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है।
राइट। अब देखो, अगर लिक्विड इस ट्यूब के अंदर भरा हुआ और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं तो पूछ रहा है कि ये जो फोर्स, जो लिक्विड है दूसरे एंड पर फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, दूसरे एंड पर ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। आपको पता है कि अगर आप किसी में भर के पानी में ऐसे ऐसे बोतल को ऐसे ऐसे घुमाओगे, यूं पानी भरा बोतल घुमाओगे तो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, वहां से जो उसकी जो वॉल होती है बोतल की वो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, राइट। तो यहां पर इस टाइप जो फोर्स मिल रहा है F, ये उसकी बात कर रहा है कि वो वैल्यू F दे रखी है, मतलब यही सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल जैसे भी इसको समझना चाहो, ये F है। ओके, तो पूछ रहा है दैट व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इसको मैं सिंपल से आपको बताता हूं कि ये जो 2m मास है इसको मैं कंसंट्रेटेड मान सकता हूं इसके सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि इस 2m को इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान के मैं उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, राइट। तो अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो यहां पर मैं सीधा सीधा सेंट्रीपिटल फोर्स F जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सर mr ओमेगा स्क्वायर। तो m इज 2m और r इसके लिए कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है सर, लेंथ इसकी जो है वो है 1 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2। वाई, बिकॉज 2m जो है वो 1/2 डिस्टेंस पर बैठा हुआ है एक्सिस से, एक्सिस से जो 2m है वो 1/2 डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, राइट। तो यहां से 2m इंटू r, उसके बाद में m r ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा, यस और नो। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा हो गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट f अपॉन m। तो यहां से जो अल्फा की बात हो रही थी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पे। इतना सा ही था ये, वैसे आप चाहो तो उसको इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ, सिंपल कॉमन सेंस लगाओ कि सर इसमें जो पानी भरा हुआ है, पानी तो पूरे में भरा हुआ है, लेकिन मैं क्या मान रहा हूं एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, राइट। आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है वो कंप्रेस नहीं हो रहा, पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो सी बात है, यहाँ पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, दूसरे एंड पर F फोर्स लग रहा होगा। अब इस F को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस पूरे मास को इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान के उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा दिया। हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाने के बाद मेरे को जो मिला वो कुछ इस हिसाब से, अल्फा की वैल्यू 1 हमें मिल रही है। आई होप ये आपका क्लियर हो चुका होगा, इस क्वेश्चन का कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। कह रहा है नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज, देखो फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट बोल रहा है और इन द सर्किट बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको जो कैपेसिटर यहां पे दिखाई दे रहा है, ये जो कैपेसिटर हमें यहां दिखाई दे रहा है, आई थिंक इसका यहां पर अब रोल खत्म हो जाएगा, ये एक ओपन सर्किट हो जाएगा। इन द सर्किट कह दिया ना उसने, मतलब यहां पर काफी देर से ये प्रोसेस हो रही है। व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज इट मींस दैट नाउ यू कैन ट्रीट इट एज अ ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट का मतलब हो जाएगा कि यहां पर कैपेसिटर है ही नहीं, देयर इज नो कैपेसिटर एट ऑल। तो यहां पे आप चाहो तो इरेजर से तो इरेज होगा नहीं है, बट मतलब यहां पर ये कुछ है ही नहीं, मतलब कहने का ये है दिस इज नथिंग ओवर हियर, यहां से कोई करंट पास नहीं हो रही। तो जैसे ही आप इसे कट करोगे तो आप देखोगे कि सर्किट का ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो गया, राइट। दिस पोर्शन इज नो मोर एग्जिस्टिंग, ये पोर्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये पोर्शन खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। कैपेसिटर फुली चार्ज होते ही ये वाला जो पोर्शन था उस कैपेसिटर सर्किट के अंदर रहा ही नहीं। अब जो करंट फ्लो हो रही है वो सिर्फ इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है। ये जो हमारा 6, 2.5, राइट, 3, 4 ये जो भी है हमारा इसके अंदर फ्लो हो रही है। नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि इस वाली ब्रांच में करंट ही नहीं है, तो सिर्फ ये पूरा यहां से यहां तक ये खत्म हो चुका है, राइट। ये वाला हमारा सर्किट का पार्ट नहीं रहा, तो सिर्फ ये रह गया 6, 3, 4 एंड 2। अब आप देख लीजिए इनका क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जल्दी से देखिए और बताइए। तो सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 and 3, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2, राइट। 6 and 3 का 2 हो जाएगा, 2 and 2 मिलके यहाँ पे देखो 6 and 3 इसका कितना हुआ 2, 2 and 2 यहाँ सीरीज में हो जाएंगे 4, 4 and 4 का इक्विवेलेंट वो पैरेलल में है, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से I की जो वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी 2/2, तो I की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे भाई कॉन्सेप्ट सर्विस में इतना था, दोबारा समझ ले अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि यहाँ पर ये देखो फिर से यहाँ पे थोड़ी हौच-पौच हो गई है, मैं एक बार फिर से तुम लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखो अगर ये मान लो सर्किट ये जो हमारा कैपेसिटर है ये चार्ज हो गया, अगर ये चार्ज हो गया तो इसने अपना कनेक्शन यहाँ से खत्म कर दिया, राइट। यहाँ पर आप ये मान के चलो कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ये एक ओपन सर्किट है। अब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी, और जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी तो ना इसमें जा रही, ना इसमें जा रही, ना इसमें जा रही, तो ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब खत्म हो चुका है हमारे लिए। तो हमारे पास बचा क्या, ये रह गया बस। तो 6 and 3 किसमें है, पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 ओम, 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4 ओम, 4 ओम एंड 4 ओम इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल में है, तो 2 ओम, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। तो ये हमारा था इसका
लास्ट क्वेश्चन, राइट? तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें जितनी भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए समझ में आए होंगे, बढ़िया से आपने इस वीडियो को देखा होगा और अंत तक आ गए हो तो डेफिनेटली अपने कमेंट्स बताइए और आपने कितनी देर तक इस वीडियो को देखा, क्या क्या चीजें आपने यहाँ सीखी जरूर बताइए और अपनी तैयारी को शानदार बनाते रहिए, बढ़िया से मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।